हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले जब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। इसमें हिस्ट्री की थोड़ी सी रेफरेंस दी गई है, जिसके बिहाफ पे ये चैप्टर हमें पढ़ना है। देखिए, जब आप लाइन नंबर 5 या 6 देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रशिया एंड फ्रांस। दरअसल इस चैप्टर को जो बैकग्राउंड है इसका, वो तब का है जब फ्रांस और प्रशिया का मतलब है उसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। अगर आप लास्ट 4th लाइन देखेंगे तो आपको दिखेगा जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये 3 नेशन से इसके साथ प्रशिया था और रशिया अलग था। ये 6 से 7 कंट्रीज़ थी टोटल, जिनका कि एक ग्रुप था, और अलग था इनमें से फ्रांस। तो फ्रांस और प्रशिया की जब लड़ाई हुई थी तो प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सेस एंड लॉरेन, उन पे दरअसल प्रशिया ने कब्जा कर लिया था। और प्रशिया में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी और फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि एल्सेस में और लोरेन में, लैंग्वेज चेंज हो रही थी। तो ये एक स्कूल का बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे फ्रेंच का जो लास्ट लेसन है वो बच्चे पढ़ते हैं। और उसके थ्रू ये बताया गया है कि एक जो टीचर हैं जो वहाँ पे अपना ट्रांसफ़र अब उनका हो जाएगा, तो किस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट फियर ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। फियर का मतलब ड्रेड का सिमिलर मतलब फियर होता है। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड that he would question us on participle and I did not know the first word about them। देखिए, जो आई है ये एक लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इसका नाम है फ्रांस। फ्रांस कह रहा है कि मैं अपने स्कूल के लिए दरअसल एक सुबह बहुत लेट हो गया था और मैं भागते भागते जब जा रहा था तो मुझे ये डर सता रहा था कि जो मेरे टीचर हैं एम हेमल, वो क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स पर। और पार्टिसिपल्स क्या है, एक टॉपिक है ग्रामर में, और इसको कुछ भी नहीं पता ग्रामर के बारे में, यानी कि पार्टिसिपल्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो फ्रांस नाम का बच्चा है, ये कह रहा है कि मैं सोच रहा था कि स्कूल जाने से बेटर है एक बार को तो मैं रन अवे कर लेता हूँ, यानी कि भाग जाता हूँ। और बाहर का जो मौसम है वो इतना वार्म और इतना ब्राइट है कि वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बर्ड्स जो हैं वो चिरपिंग कर रहे हैं, और ओपन फील्ड में जब ये दूर देखते हैं तो जो प्रशियन सोल्जर्स हैं, देखिए जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है लेफ्ट की तरफ, ये प्रशियन जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इट वॉज ऑल मोर tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school। कह रहे हैं कि मैं कोशिश तो कर रहा था कि मैं अपने आप को मना लूँ और स्कूल ना जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रेजिस्ट कर पाऊँ, तो मेरे को स्कूल जाना ही पड़ा। और मैं क्या कर रहा था, हरिड ऑफ टू द स्कूल, यानी कि भागते भागते स्कूल जा रहा था, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now। सेकंड पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्राउड दिखाया है। तो ये कह रहा है कि जब टाउन हॉल को पास कर रहा था तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था, और जैसे ही टाउन हॉल आपको पिक्चर में दिख रहा है, उस बुलेटिन बोर्ड पर बीते 2 साल से सारी मनहूस खबरें, यानी कि बेकार खबरें ही सुनने में आती थी। कितनी बैटल्स हम हारे, क्या अब आगे सेना करने वाली है, आर्मी करने वाली है, या कोई भी जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने क्या कहा है, सब के सब वहीं आते थे उस टाउन हॉल के सामने, और वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती थी। तो अब ये कह रहे हैं भागते भागते कि पता नहीं क्या मैटर होगा अब। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub। bub का मतलब होता है बॉय। you will get to your school in plenty of time। देखिए, इस बच्चे ने स्कूल बैग टांगा हुआ है, तो कह रहा है कि जब मैं भाग रहा था तो एक ब्लैक स्मिथ वॉचर, उसको जितना भी मतलब साथी थे, अप्रेंटिस का मतलब हो गया बेसिकली उसका सर्वेंट या उसका फ्रेंड, वो जब बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे तो ये जब भाग रहा था तो इस बच्चे को पीछे से कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम टाइम से स्कूल पहुँच जाओगे।
आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। कह रहा है कि मुझे एक बार को तो लगा कि वो जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं आसानी से या सही टाइम पे स्कूल पहुंच जाऊंगा, मुझे एक बार को तो लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं बिल्कुल ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस चढ़ रही थी, और ये एम हेमल के गार्डन में पहुंचा। गार्डन का मतलब यहाँ पे स्कूल से है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street, the opening and the closing of desk, lessons repeated in unison. Unison का मतलब होता है ग्रुप। very loud with our hands over our ears to understand better। कह रहा है कि जब मैं स्कूल जाता था या स्कूल के ग्राउंड में पहुंचता था, हर दिन बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, चहल पहल रहती थी, जैसे कि हम किसी गली में आ गए हों या बिजी मार्केट में आ गए हों। कह रहे उठा पटक डेस्क की चलती रहती थी। अगर आप नॉर्मल स्कूल में भी देखें तो बच्चे जब जल्दी क्लासेस में पहुंच जाते हैं और प्रेयर नहीं होती या बेल नहीं लगती है किसी भी पीरियड की और टीचर नहीं होता क्लास में, तो वो अक्सर डेस्क पर चढ़ जाते हैं, खुश होते हैं। और कह रहे कुछ क्लासेस में लेसन्स रिपीट हो रहे थे कि ग्रुप में बच्चे लेसन्स चीख चीख कर बोल रहे थे, पढ़ रहे थे। कह रहे और कभी कभार तो वो आवाज़ इतनी लाउड होती थी कि किसी एक इंसान को अपने कान बंद करने पड़ते थे। कुछ क्लासेस में जो टीचर है वो अपने रूलर को रैप कर रहे होते थे टेबल पे, यानी कि जो रूलर है, स्केल जो आयरन स्केल होता है, उसको डेस्क पे मार रहे थे कि चुप हो जाओ, ऐसा कुछ बोल रहे थे अपने स्टूडेंट्स को कि बहुत शोर मचाते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन जिस दिन ये पहुँचे उस दिन सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कह रहे लेकिन जिस दिन मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे आज बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा है। और संडे मॉर्निंग क्या होता है, स्कूल नहीं खुलते। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म। कह रहे मैंने अपने ग्राउंड से अपनी क्लास को देखा तो वहाँ पे ऑलरेडी जो क्लासमेट थे वो अपने डेस्क पे बैठे हुए थे और एम हेमल विंडो से दिखाई दे रहे थे कि वो कहाँ कर रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, और उनके हाथ में एक रूलर है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। कह रहे कि मुझे अब दरवाज़ा खोलना था क्योंकि मैं लेट था, तो जैसे डोर ओपन होता है, दरवाज़ा ओपन होता तो मैं जाता और सबकी नज़रें मेरे ऊपर होती। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। कि अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ हूँगा, क्योंकि एक तो मैं लेट हूँ, ऊपर से आज टेस्ट होना है पार्टिसिपेंट्स का, तो मुझे वो भी नहीं आता। But nothing happened. M. Hemmel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." कह रहे लेकिन जो मैंने सोचा था वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और कहा कि फ्रांस जल्दी से अपनी सीट पे चले जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright का मतलब फियर हो गया, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। कह रहा जब मैं अंदर गया क्लास के तो मैंने क्या देखा कि मेरे जो टीचर हैं उन्होंने फ्रिल्ड अपना एक कोट पहना है, फ्रिल्ड एक शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर की, देखिए ग्रीन कलर का कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट है और ब्लैक कलर की सिल्क की कैप है जो कि पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी है, जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया। और ये कह रहे हैं कि कब पहनते थे, या तो कोई इंस्पेक्शन हो या प्राइज़, जैसे एनुअल प्राइज़ डे हो गया, ऐसे किसी स्पेशल ओकेजन पे ही ये वाली ड्रेस पहना करते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। कह रहे हैं कि मेरे को पूरा के पूरा जो एनवायरनमेंट था स्कूल का वो बड़ा अजीब लग रहा था। But the thing that surprised me the most, that was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. कह रहे लेकिन एक जो चीज़ मुझे उससे ज़्यादा अजीब लगी वो ये कि जो क्लास के रूम के क्लास में अक्सर पीछे वाले डेस्क जो खाली रहते थे उन पे आज विलेज के लोग बैठे हुए थे, हॉजर बैठे हुए थे और मेयर भी आए हुए थे और बाकी जो हैं अदर सेवरल लोग वो भी आए हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। कह रहे कि जो लोग बैठे हुए थे वो बहुत दुखी भी दिखाई दे रहे थे। While I was wondering about it all, M. Hemmel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine." देखिए यहाँ से ये जो पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पैराग्राफ में हमें ये बता दिया गया है कि एल्सेस और लॉरेन में, यानी कि अब से क्या पढ़ाई जाएगी, ये जर्मन पढ़ाई जाएगी, यानी कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि एम हैमल जो है अपनी चेयर से उठते हैं और ऐसे ही जैसे वो तेज़ी से उठते थे और मुझे डांटते थे, वैसे ही टोन में कहते हैं कि मेरे बच्चों, आज ये फ्रेंच क्लास का आखिरी लेसन होगा और ऑर्डर आ गया है कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। कह रहे कि ये जो वर्ड्स थे ना, जैसे बिजली कड़कती है, मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही थे। ओ द रेचेज, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब इसको ध्यान आ जाता है कि शायद यही एक न्यूज़ होगी जो कि टाउन हॉल पे लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग birds' eggs or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, or heavy to carry, my grammar, my history of the saints were old friends now, that I could not give up and am Hamel too that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. इस पूरे पैराग्राफ में फ्रांस कह रहे हैं कि आज मुझे पता चल रहा है, एक तरफ से मैं खुश भी हूँ कि मेरा जो फ्रेंच का लेसन है आज के बाद मुझे उससे छुट्टी मिल जाएगी, मैंने तो वैसे भी नहीं पढ़ी। कह रहे हैं मेरे बैग में ग्रामर बुक, हिस्ट्री बुक, वो तो मुझे कुछ समझ भी आ जाती थी, लेकिन जो एम हैमल पढ़ाते थे ये तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था, जो फ्रेंच का लेसन है। तो कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ, मुझे इससे क्या मिलेगा, अब मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। पुअर मैन, इट वॉज इन हिज ऑनर of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood। कह रहे हैं कि एम हैमल के लिए इनको बुरा भी लग रहा है, लेकिन अब समझ आ गया है कि ये संडे क्लोथ्स, मतलब जो किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे ये कोट पहन कर आते थे, आज शायद ये इसीलिए पहन कर आए हैं क्योंकि आज इनका लास्ट लेसन है। नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। कह रहे हैं कि अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो इतने भी सारे ओल्ड मैन आए हैं, ये क्यों आए हैं, ये एम हैमल को अपना एक तरीके से थैंक यू बोलने आए हैं कि वो 40 साल से यहाँ पढ़ा रहे थे, विलेजर्स यहाँ आते थे, वो उनसे बात करते थे, तो आज के बाद शायद वो कभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि अब जो ये प्लेस है, जो ये फ्रेंच जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस एंड लॉरेन, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो जर्मन पढ़ाई जाएगी तो ये एम हैमल से मिल नहीं पाएंगे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। कह रहा है कि इतनी देर में मैं ये सोच ही रहा था, अचानक से मुझे मेरा नाम सुनाई दिया और अब मेरी बारी थी कुछ कहने की, लेकिन मैं क्या कहता, मैंने तो पार्टिसिपल का कोई भी रूल नहीं पढ़ा था। वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। कह रहा है कि जैसे मैंने अपना नाम सुना, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो गई, और लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सिर ऊपर उठा सकूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि आई कांटेक्ट हुआ तो सर मुझे कुछ कहेंगे या मुझसे कुछ पूछ लेंगे। आई हर्ड एम हैमल सेड टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड, सो हाउ इट इज़ एवरी डे we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow। कह रहे हैं कि फ्रांस, मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर हम आज नहीं पढ़ पाए तो हम कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। कह रहे हैं कि देखिए, जैसा हम ये सोचते हैं कि हम आज नहीं पढ़ पाएंगे, आज नहीं करा तो कल कर लेंगे, कह रहे हैं सेम यही जो है एल्सेस के साथ भी हुआ है। एल्सेस ने ये सोचा था कि हम फ्रेंच लैंग्वेज अगर आज नहीं पढ़ पाए, मतलब जो लोग एल्सेस में रहते हैं, जो बच्चों की बात कर रहे हैं ये, कि अगर आज नहीं पढ़ पाए तो कल पढ़ लेंगे, लेकिन अब हुआ क्या कि हम फ्रेंच मैन तो हैं
लेकिन हम ये लैंग्वेज यहाँ फ्रांस में रहते हुए भी ना आप बोल सकते हैं और ना ही ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्योंकि अब से क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन. बट यू आर द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्व्स विद. योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. कह रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जब भी पीटीएम में आते थे या जब भी शिकायत मिलती थी तो वो यही कहते थे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें किसी काम धंधे पे लगा देंगे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि जिससे थोड़ा बहुत पैसा आ सके. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. कह रहे कि मेरी भी गलती है एज अ टीचर, जब तुम नहीं पढ़ते थे तो क्या मैं तुम्हें गार्डन में नहीं भेज देता था. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे. कह रहे कि और जब मैं तुमसे दुखी हो जाता था या तुम मेरे को परेशान करते थे तो मैं क्या तुम्हें एक दिन की छुट्टी नहीं देता था. देन फ्रॉम वन थिंकिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. और धीरे धीरे क्या होता है, वो फ्रांस को प्यार से समझा रहे होते हैं, फिर वो बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की कि ये सबसे क्लियरेस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. कह रहे हैं जब किसी नेशन की अपनी लैंग्वेज होती है, लोग अपनी भाषा बोलते हैं, तो वो उनको कोई बंदी नहीं बना सकता क्योंकि वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he had seemed so easy, I think too. कह रहे फ्रांस कि इतने में वो हमें समझा रहे होते हैं कि किसी भी पर्सन के लिए उसकी अपनी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है. लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन व्हील की तरह काम करती है, जिससे वो किसी ग्रुप में एक तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं. एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है जिसके थ्रू वो अपनी परेशानी समझाता है और उस परेशानी को डिस्कस करता है. इतने में एम हेमल अपनी किताब लेकर एक फ्रेंच के लेक्चर देना स्टार्ट करते हैं, फ्रेंच लेसन को डिस्कस कर रहे होते हैं और सभी के सभी उसको ध्यान से सुन रहे होते हैं. यहाँ पे फ्रांस कह रहे हैं कि उसको भी ये बात समझ आ जाती है और ये दुखी होता है कि काश इन्हें फ्रेंच पहले पढ़ी होती या ध्यान से क्लास में सुनी होती. आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. इट सीम्ड दैट ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. कह रहे हैं कि एम हेमल ने भी कभी इतने पेशेंस के साथ हमें नहीं पढ़ाया जितने कि वो आज पढ़ा रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज सब ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमें ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि वो सब कुछ हमें जितना भी वो जानते हैं ज्ञान के तौर पे आज देना चाहते हैं, क्योंकि आज के बाद शायद वो हमसे नहीं मिलेंगे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे. एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid attention to them. कह रहे हैं कि उस दिन ग्रामर का जब लेसन चल रहा था तो फ्रांस कह रहे हैं कि एम हेमल हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लिख कर लाए थे. मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे डायरीज़ होती हैं ऐसे लाए थे और उस पर एक ही चीज़ लिख रहे थे, फ्रांस एल्सेस. और पूरा एनवायरनमेंट रूम का इतना शांत था कि जो पेन है सिर्फ कागज़ पे उसके चलने की भी आवाज़ आ रही थी. मतलब ज़रा सा भी शोर नहीं हो रहा था. यहाँ तक कि जो रूम में बीटल्स होती हैं, यानी कि अगर मस्कीटोज़ या बटरफ्लाइज आ गए थे तो उन पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था. But nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeon cooked very low, and I thought to myself, will they make sing in German, even the pigeons? कह रहे हैं कि जब सब अपने कामों में बिजी थे तो मेरा ध्यान एक तरफ से, मतलब एक तरीके से जो पिजन यानी कि जो कबूतर कूक रहे थे, ये बोल रहे थे, मेरा ध्यान उनकी तरफ गया और मेरा ये कंपैरिजन था उनसे कि क्या वो लोग जो आ रहे हैं वो इन पंछियों को जर्मन लैंग्वेज सिखा पाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little room.
कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एम हैमल जो है मोशनलेस बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ है नहीं कहने को. Only the desks and benches had worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. देखिए ज़रा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ पे शायद अपर फ्लोर में उनका अपना रूम होगा, तो वहाँ पे ट्रंक को उठा पटक करने की आवाज़ आ रही थी. शायद उस रूम में उनकी सिस्टर थी जो कि वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी, सामान की पैकिंग कर रही थी. बट ही हैड द करेज टू हियर every lesson to the very last. After the writing we had a lesson in history. The babies chanted their ba baby bo boo. ये दरअसल एक बताया है कि प्राइमरी विंग के जो बच्चे थे वो अपनी पोएम को रिसाइट कर रहे थे, और ये आवाज़ें क्योंकि इनका कमरा शांत था तो इनको ये आवाज़ें सुनाई दे रही थी. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स. प्राइमर का मतलब होता है कायदा. कह रहे हैं जो हॉजर आए थे अपने साथ वो एक कायदा लेकर आए थे, क्योंकि वो विलेजर थे और विलेजर को शायद कायदा पढ़ना पसंद होगा. प्रॉपर टेक्स्ट बुक तो वो नहीं पढ़ सकते थे, हाँ कायदा वो पढ़ सकते थे, क्योंकि कायदा जो है वो छोटे बच्चों को दिया जाता है, और जिन्हें कम पढ़ना लिखना आता है पिक्चर्स के थ्रू उनको ये बताया जाता है कि किस अल्फ़ाबेट को या किस वर्ड से क्या शब्द बन सकता है. यू कुड सी दैट he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, the last lesson, that last lesson. कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया था कि सब रो रहे थे, हॉजर के भी आंखों में आंसू थे. एक बार को तो हमारा मन कर रहा था कि हम रोए भी हंसे भी, लेकिन माहौल जो है वो बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं था, क्योंकि ये लास्ट लेसन था एम हैमल का. All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from Dill sounded under the windows. M. Hamel stood up, very pale, and in his chair. I never saw him look so tall. My friends said he, I, but nothing choked him. But something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. Viva la France का मतलब होता है live longer France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. देखिए इस पिक्चर को अगर आप देखें तो ऐसा दिखाया गया है कि जो एम हैमल हैं या जो टीचर हैं वो बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, और वो जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो था वाइव ला फ्रांस. कह रहे हैं अपनी चेयर को छोड़कर कोशिश करते हैं कि एम हैमल कुछ बोलें, लेकिन वो माई फ्रेंड से आगे कुछ बोल नहीं पाते. उनका गला जो है बिल्कुल चोक्ड, यानी कि उनका साथ नहीं दे रहा होता. तो वो चौक उठाते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं, और लिख देते हैं कि फ्रांस हमेशा अमर रहे. और हमें कुछ बोल तो पाते नहीं हैं, लेकिन अपने हाथ से इशारा कर देते हैं और कहते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, कि अब स्कूल ख़त्म हो गया है, आप सब जा सकते हैं. तो ये था हमारा टेक्स्ट, जिसको कि बैकग्राउंड जिसका था कि फ्रांस की जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस एंड लॉरेन, अब उसे वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और एम हैमल जो है वो फ्रांस मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे, अब से वो जर्मन पढ़ाएंगे, इसलिए अब उनका ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया है. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग.